Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. सूर्यनल्ली सेक्स स्कैंडल। इस केस ने लगभग 2 दशकों तक पूरे देश में कई बार सुर्खियां बटोरी। ये केस उस लड़की के बारे में है जिसका नाम आज तक किसी को पता नहीं चला है। ये केस है एक 16 साल की लड़की के बारे में जो सूर्यनल्ली में रहती थी, जो कि केरला में स्थित है। इस लड़की का पहले अपहरण हुआ और उसके बाद 40 आदमियों ने पूरे 40 दिनों तक इस लड़की का रेप किया। और इसकी शुरुआत जब हुई जब एक आदमी ने उससे शादी का झूठा वादा किया। वो एक बस ड्राइवर था और उसने झूठ बोलकर उस लड़की को अपनी बस में बुलाया। बस ड्राइवर राजू ने उस लड़की को मना लिया कि वो अपने हॉस्टल से निकल जाए और उसको 16 जनवरी 1996 के दिन मिले। जैसा राजू ने उसे कहा वैसा उस लड़की ने किया, मगर फिर वो ड्राइवर उसे आधे रास्ते में छोड़कर चला गया। उस लड़की को अकेला देख एक उषा नाम की औरत उसके पास आई और उसने उस लड़की की मदद करनी चाहिए और उषा ने उसे एक लॉयर से मिलवाया जो इस केस का सबसे बड़ा विलन साबित हुआ, धर्मराजन। धर्मराजन ने उस लड़की से वादा किया कि जब तक वो उसे उसके घर नहीं पहुंचा देता तब तक वो उसे रहने के लिए एक जगह देगा। मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसी रात को उसने उस 16 साल की लड़की का रेप किया, जिसके बाद उस लड़की को वो कई अलग अलग जगह ले गया जहाँ पर अलग अलग आदमियों ने उसका बड़ी बेरहमी से रेप किया और उनमें से कई तो बहुत नामी पॉलिटिशियंस भी थे। ये सिलसिला शुरू हुआ 16 जनवरी से और ख़त्म हुआ 26 फरवरी, यानी कि पूरे 40 दिन वो लड़की नर्क में सड़ती रही। इस केस के 4 साल बाद साल 2000 में हाई कोर्ट ने 36 लोगों को दोषी करार दिया, मगर उसके 5 साल बाद हाई कोर्ट ने सबको छोड़ दिया और सिर्फ धर्मराजन को सज़ा सुनाई। और इस केस ने फिर से एक बार तब सुर्खियां बटोरी जब इस लड़की ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पीजे कुरिन पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन 40 दिनों के अंतराल में मुझे राज्यसभा के चेयरमैन पीजे कुरिन के पास भी भेजा जा रहा था। और उस लड़की ने हाई कोर्ट से अपील की कि पीजे कुरिन को सभी दोषियों की लिस्ट में शामिल किया जाए, मगर हाई कोर्ट ने उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। फिर कई साल बाद 2013 में इस केस को फिर से रीओपन किया गया और 24 लोगों को सज़ा सुनाई गई। साथ ही साथ धर्मराजन को उम्र कैद की सज़ा हुई। एक 16 साल की लड़की 18 साल तक न्याय के लिए इंतज़ार करती रही। जब इस लड़की का एक बार इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि उसके खुद के माँ बाप ने उससे एक दूरी बना ली थी। उसके कोई भी दोस्त नहीं थे और कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ चर्च जाती थी और ऑफिस जाती थी, साथ ही अपने घर में कुछ समय बिताती थी, जैसे कि सारा दोष उसका ही है। मगर जब 18 साल बाद उसे जस्टिस मिला तो उसने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली जस्टिस मिल गई है और लोगों को सच्चाई का पता लग चुका है। अगला केस है प्रियदर्शनी मट्टो का, और इसको भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली और ये बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आया, और सिर्फ हमारे धकियानूसी कानून की वजह से। 23 जनवरी 1996 के दिन 25 साल की प्रियदर्शनी, जो कि एक लॉ स्टूडेंट थी, वो अपनी नई दिल्ली के घर में मृत पाई गई। और सिर्फ उसका मर्डर ही नहीं हुआ था, साथ ही उसका बहुत बुरी तरीके से रेप भी किया गया था। और ये घटिया हरकत उसका पीछा करने वाले एक आदमी संतोष कुमार सिंह ने की थी, जो कॉलेज में उसका सीनियर था। वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुसा, उसका रेप किया और फिर बिजली की तार से उसका गला घोट दिया। मौत के बाद प्रियदर्शनी का चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि संतोष कुमार ने अपने मोटरसाइकिल के हेलमेट से उसके चेहरे को मार मार कर बिगाड़ दिया था। और इस पूरे केस में सबसे शॉकिंग बात ये थी कि संतोष कुमार प्रियदर्शनी का पीछा कर रहा है, ये बात पहले से ही उसके परिवार को मालूम थी। उन्होंने कई बार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई थी और साथ ही उस लड़की के साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट भी हर समय रहने लग गया था। प्रियदर्शनी के परिवार ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और जिस समय वो ये लड़ाई लड़ रहे थे उस समय ये किलर और रेपिस्ट दिल्ली में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करता रहा और साथ ही इसने शादी भी कर ली। मगर जब उसके परिवार और जनता कानून पर हावी होने लगे तब एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतोष कुमार को फांसी की सज़ा सुनाई। संतोष कुमार को फांसी होने वाली थी और ये हमारे कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मगर संतोष कुमार के पिता एक फॉर्मर पुलिस इंस्पेक्टर जनरल थे, और साथ ही संतोष कुमार ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील भी कर दी थी।
जिसके बाद उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और समय था अक्टूबर 2010। अब मैं बात करने वाली हूँ 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस के बारे में, जिसके बारे में शायद आप सभी पहले से जानते होंगे, मगर इस केस को बार बार उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी रेप केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस केस ने भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। ये केस था एक 23 साल की साइकोथेरेपी इंटर्न के बारे में, जिसका चलती बस में रेप किया गया था। तारीख थी 16 दिसंबर 2012 और जगह साउथ दिल्ली। ज्योति अपने एक मेल फ्रेंड के साथ एक फिल्म देखकर प्राइवेट बस में ट्रैवल कर रही थी। बस में उनके अलावा और 6 आदमी मौजूद थे, जिसमें से एक ड्राइवर भी था और सभी नशे में थे। चलती बस में उन आदमियों ने ज्योति और उसके फ्रेंड को मारना शुरू कर दिया। इस केस की डिटेल्स बहुत ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक हैं। उन दोनों को मारने के लिए लोहे के सरिये का इस्तेमाल किया गया था और सिर्फ ये बात मारने तक ख़त्म नहीं हुई। उन आदमियों ने बारी बारी से ज्योति का रेप करना शुरू कर दिया और रेप करने के लिए उन्होंने लोहे के सरिये का इस्तेमाल किया, दारू की बोतलों का इस्तेमाल किया और इतने दर्दनाक तरीके से उसका रेप किया कि कोई आम इंसान उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। बेदर्दी से उन दोनों को मारने के बाद और ज्योति का रेप करने के बाद उन सभी आदमियों ने उन दोनों दोस्तों को चलती बस में से फेंक दिया। सर्दियों की रात थी और वो दोनों बिना कपड़ों के और बहुत ही बुरी हालत में सड़क पर पड़े रहे। पुलिस वहां पहुंची और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ज्योति की हालत बहुत गंभीर थी और उसको सिंगापुर में भी ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। मगर इस असॉल्ट के 11 दिन बाद सीरियस इंजरीज होने की वजह से ज्योति की मौत हो गई। ज्योति का नाम सबके सामने नहीं लाया गया, इसलिए मीडिया में उसको नाम दिया गया निर्भया, जिसका मतलब है जो किसी से ना डरे। और ऐसा नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी से लड़ती रही। 6 में से 4 आदमियों को मौत की सज़ा मिली, जिनमें से एक ने सुसाइड कर लिया। एक लड़का 18 साल से कम उम्र का था, जिसको 3 साल की रिफॉर्म फैसिलिटी में भेजा गया। इस केस के बाद रेप के लिए बने कानूनों में बड़े बदलाव लाए गए और उसकी सज़ा को और भी ज़्यादा कड़ा किया गया। बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल BBC ने बस ड्राइवर मुकेश सिंह का एक इंटरव्यू जारी किया, जिसमें उसने बोला कि लड़कियों के लिए सिर्फ घर का काम करना और घर की देखभाल करना ही एक काम है। वो रात को डिस्को और बार में नहीं घूम सकती। वो छोटे कपड़े पहनकर रात को डिस्कोज और बार्स में नहीं घूम सकती। सिर्फ 20% लड़कियां ही अच्छी होती हैं और जिस वक्त लड़की का रेप हो रहा हो उसे शांत रहना चाहिए और लड़ना नहीं चाहिए और रेप होने देना चाहिए। और उसने कहा अगर ज्योति भी ऐसा नहीं करती तो हम भी उसका सिर्फ रेप करके उसे आराम से छोड़ देते, उसे मारते नहीं। और उसने कहा कि रेप के लिए अगर मौत की सज़ा मिलेगी तो लोग रेप करके लड़कियों को सिर्फ छोड़ेंगे नहीं बल्कि रेप करके उनकी जान ले लेंगे। चारों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल करी कि उनकी मौत की सज़ा को रोक दिया जाए और उनको उम्र कैद दी जाए, मगर सभी टॉप कोर्ट्स ने उनकी ये पिटीशन रिजेक्ट कर दी। यहाँ तक कि उन्हें फांसी लगने से कुछ घंटे पहले भी कोर्ट ने उनकी एक अपील को रिजेक्ट किया था। और फाइनली 20 मार्च 2020 में चारों दोषियों को सुबह 5:30 बजे फांसी हो गई और पूरे 7 साल बाद आखिरकार निर्भया को न्याय मिला। 2013 का शक्ति मिल्स केस, जिसे मुंबई गैंग रेप केस भी कहा जाता है, और इस केस से भी जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। कई वुमेन राइट एक्टिविस्ट्स ने, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने और पॉलिटिशियंस ने सड़कों पर इस केस के चलते प्रोटेस्ट किया और सोशल मीडिया पर भी ये केस छाया रहा। ये केस था 22 साल की एक फ़ोटो जर्नलिस्ट के बारे में, जो मुंबई की एक मैगजीन में इंटर्नशिप कर रही थी। 22 अगस्त 2013 के दिन वो लड़की अपने एक मेल कलीग के साथ शक्ति मिल्स के कंपाउंड में एक असाइनमेंट के लिए गई थी। उन दोनों को वहां देखकर 5 आदमी उनके पास आए और उन्होंने उसके कलीग को बांध दिया और उस लड़की को झाड़ियों में ले गए और बारी बारी से उसका रेप करना शुरू कर दिया। उस लड़की का रेप करके उसे छोड़ने से पहले उन लोगों ने उसकी कई फ़ोटोज़ ली और उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो हम तुम्हारी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे। सभी रेपिस्ट ने उस लड़की को जहाँ पर उसका रेप हुआ था उस जगह को साफ करने के लिए भी कहा। ये सब होने के बाद वो उस लड़की को उसके कलीग के पास ले गए और रेलवे ट्रैक्स पर उन दोनों को छोड़ दिया। जब उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया उस समय उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। 3 सितंबर 2013 को एक टेलीफोन ऑपरेटर ने दावा किया कि उसका भी रेप हुआ है और जगह फिर से वही शक्ति मिल्स कंपाउंड और आदमियों की संख्या भी 5।
जिनमें से 3 वो थे जिन्होंने उस 22 साल की फ़ोटो जर्नलिस्ट का भी रेप किया था। और इस केस का भी पैटर्न पहले वाले केस की तरह ही था। उस लड़की के मेल फ्रेंड को पेड़ से बांध दिया गया था और बाकी के आदमियों ने उसका रेप किया था, जिससे ये पता लगा कि जो आदमी रेप कर रहे हैं वो अपने गुनाहों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो 3 आदमी दोनों केस के जिम्मेदार थे उनका नाम था विजय जाधव, कसीम शेख और सलीम अंसारी, और उन सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। चौथा दोषी सीरज खान, जो कि 21 साल का था, वो भी उस 22 साल की फ़ोटो जर्नलिस्ट के रेप का दोषी पाया गया। और टेलीफोन ऑपरेटर के रेप के लिए अशफाक शेख दोषी पाया गया। जब इन सभी आदमियों को मौत की सज़ा सुनाई गई, उस समय समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या ये ज़रूरी है कि रेप केस में मौत की सज़ा सुनाई जाए? लड़के तो लड़के ही होते हैं और वो गलतियां भी करते हैं। और इस स्टेटमेंट ने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। लोगों ने मुलायम सिंह यादव की निंदा करनी शुरू कर दी। इस केस पर निर्भया के माता पिता ने भी कमेंट की और लोगों से अपील की कि वो अगले आने वाले इलेक्शंस में इनको वोट ना दें। निर्भया की मां ने कहा कि किसी लड़की का रेप करना एक गलती नहीं हो सकती, वो एक जुर्म है, और जो लीडर ऐसी स्टेटमेंट दे उसको सत्ता में होने का कोई हक नहीं है। साथ ही समाजवादी पार्टी के एमएलए नरेश अग्रवाल ने भी एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपने कपड़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो ढंग से कपड़े पहनेगी तो उनका रेप नहीं होगा। इन सभी निंदनीय कमेंट्स के बाद भी कई लोग ऐसे थे जो उन दोनों लड़कियों के साथ थे और कोर्ट के फैसले से एकदम खुश थे। 2018 का कठुआ रेप केस। जितने भी रेप केसेस मैंने बताए हैं उनमें से शायद ये सबसे दर्दनाक है, क्योंकि इस केस में जिसका रेप हुआ वो लड़की एक माइनर थी। वो सिर्फ 8 साल की थी, जो कि जम्मू कश्मीर की एक ट्राइब का हिस्सा थी। उसका नाम था आसिफा बानो। इस लड़की का अपहरण 10 जनवरी 2018 के दिन हुआ। वो लड़की अपने घर से निकली ताकि वो अपने पालतू घोड़ों को घर में वापस ला सके। घोड़े तो घर पर पहुंच गए, मगर आसिफा अपने घर नहीं पहुंच पाई। आसिफा को कई नशीली चीज़ें दी गई थी, उसका अपहरण हुआ था और साथ ही कठुआ गांव के ही एक मंदिर में उसको बंधक बना के रखा गया था। आसिफा का 4 दिन तक लगातार रेप किया गया और उसी के खुद के स्कार्फ के साथ उसको फांसी लगाई गई और उसके सर पर एक बड़े पत्थर से वार किया गया। इस पूरे केस को आज तक का सबसे दर्दनाक और हैवानियत भरा केस बताया गया। 17 जनवरी 2018 के दिन गांव वालों को उस बच्चे की बॉडी गांव के एक जंगल के इलाके में मिली। इस केस का मेन आरोपी था मिस्टर राम, जो कि उस मंदिर का पंडित था जहां पर यह पूरा केस हुआ। 3 आदमी संजी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को 25 साल की उम्र कैद की सजा हुई। 30 जुलाई 2018 को लोकसभा ने एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल जारी किया। उस बिल के मुताबिक अगर किसी भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे का रेप होता है तो उसमें आरोपियों को मिलने वाली मैक्सिमम सज़ा डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सज़ा है। गाइस, आपको नहीं लगता कि रेप केसेस में मिलने वाली पनिशमेंट्स को और ज़्यादा कड़ा किया जाना चाहिए? कई लोग तो ऐसे हैं जिनको रेप करने के कुछ ही महीनों बाद बेल मिल जाती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को ऐसे जुर्म से निपटने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके लिए बच्चों को शुरुआत से ही सेक्सुअल एजुकेशन देने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। भारत में रेप केसेस तभी कम होंगे जब सभी को अच्छा एजुकेशन मिलेगा और साथ ही साथ कड़े कानून बनाए जाएंगे। और ये कुछ गिने चुने केस वही होते हैं जिनको रिपोर्ट किया जाता है। रेप के ऐसे कई विक्टिम्स हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट तक नहीं कराते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सोसाइटी उन्हें जज करेगी और उनको अपवित्र मानेगी। और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी कानून हमारे देश में बनते हैं वो दोनों जेंडर को मद्देनज़र रखते हुए बनने चाहिए। जो रेप के कानून औरतों के लिए और लड़कियों के लिए बने हैं वही कानून मेल्स के लिए भी बनाए जाने चाहिए। रेप के कुछ ऐसे विक्टिम्स भी हैं जो कि मेल हैं, और उनको भी लड़कियों जितना ही न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस खौफनाक क्राइम के बारे में अवेयर हो सकें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।